हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो आप चाहे किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो या फिर आबकारी की कर रहे हो, जहाँ पर भी जीके सेक्शंस आता है या जीएस आता है या लूसेंट से जहाँ से भी प्रश्न आते हैं तो वो सारे अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। तो जीके की अपन लगभग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन साथ में थ्योरी, और अच्छे से अपन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपकी तैयारी में एक योगदान मेरा भी हो सके। और आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और अपन ऐसे प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट होंगे, ठीक है। तो घिसे पिटे क्वेश्चन ना करके थोड़े नए नए क्वेश्चन अपन करेंगे, घिसे पिटे भी रहेंगे, क्योंकि जो आपका व्यापार होता है, आपका एसएससी होता है, इनमें रिपीटेड जो प्रश्न है वो ज़्यादा आते हैं। तो रिपीटेड भी करना ज़रूरी है और आपका कुछ नए प्रश्न भी करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। अकबर ने किस किस प्रसिद्ध प्रशासनिक नीति की शुरुआत की थी? तो अकबर था, उसने कौन सी प्रशासनिक नीति की शुरुआत की थी? तो मनसबदारी प्रणाली, इक्ता प्रणाली या जब्ती प्रणाली, या दोनों में से ए और बी, सी दोनों? तो अकबर ने देखो मनसबदारी भी शुरू किया था और जब्ती प्रणाली। तो ऑप्शन क्या है? डी, यानी ए और सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रणाली में मनसब का क्या अर्थ है? आपने पता है अकबर ने मनसबदारी पद प्रणाली शुरू की थी। मनसब का अर्थ था पद या रैंक, ठीक है। आपकी कौन सी रैंक है, पद है, वो आपका मनसब का अर्थ था, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में किसने अकबरनामा लिखा? तो आप लोग बताइए कौन व्यक्ति था जिसने अकबरनामा लिखा? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकबर के जीवन पर आधारित पुस्तक है ये आपकी अकबरनामा। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल या फैजी? तो आप लोग कमेंट किया करो जाके, आपको जिससे आपको भी पता चले कि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं या गलत। तो अबुल फजल इसका आंसर है, एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर ने किस धार्मिक चर्चा की शुरुआत की थी? मतलब धार्मिक चर्चा की शुरुआत की थी, इबादत खाना या फिर दरबार खास या पंचायती सभा या मजलिस शूरा? तो इसका आंसर क्या है? अकबर ने इबादत खाने की शुरुआत की थी, जहाँ पर सभी लोगों के धर्म के लोगों की चर्चा आकर, जो धर्म के प्रमुख होते थे आकर चर्चा करते थे, परंतु सबसे पहले तो मुस्लिमों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। फिर इसमें हिंदू और अन्य अन्य धर्म के लोगों को शामिल करके प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर ने किस धर्म को स्थापित करने की कोशिश की थी? इस्लाम धर्म, दीन इलाही धर्म, सूफीवाद या हिंदू धर्म? तो देखो ये तो वो करेगा नहीं, सूफीवाद भी नहीं करे, हिंदू धर्म, तो बचा कौन सा? दीन इलाही। इस तरह से आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो आप अंत तक एक सही आंसर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह की अपन सारी चीज़ें सीखेंगे एग्जाम में, कैसे एलिमिनेट करना है, किस तरह से प्रश्न करना है। नेक्स्ट क्या है? अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया था? तो कौन था? अबुल फजल था, राजा मानसिंह थे, राजा टोडरमल थे या बीरबल थे? तो आपको पता है भू राजस्व प्रणाली अकबर के समय में टोडरमल जो थे इन्होंने प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और जरी जो आपकी होती थी वो उनका प्रारंभ भी राजा टोडरमल ने किया था, ठीक है। जो आपकी एक रस्सी होती थी जिससे नापा जाता था। नेक्स्ट क्या है? मनसबदारी प्रणाली में दो प्रमुख रैंक कौन सी होती थी? तो मनसबदारी प्रणाली में दो रैंक होती थी। इस तरह का प्रश्न बन सकते हैं, जागीर या अख्ता, जात या शवार, या फिर अमीर और उम्दा, या फौजा और तनख्वाह? तो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जात और शवार होती थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? अकबर के दरबार में कौन प्रसिद्ध संगीतज्ञ था? तानसेन, फैजी, मियाँ अजीज, बैरम खान? तो संगीतज्ञ की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है तानसेन हमारे कौन थे? संगीतज्ञ थे, जो पहले रीवा के महाराज के दरबार में रहते थे, परंतु जो आपके अकबर थे उनको इनका जो ये गाते थे मल्हार, वो इनको पसंद आ गया, राग वगैरह गाते थे, तो इस वजह से इन्होंने अपने दरबार में इनको बुला लिया। नेक्स्ट है अकबर का दीवाने आम क्या था? तो धार्मिक सभा थी, आम जनता की शिकायत सुनने का दरबार था, सेना की परिषद थी या न्यायालय था? तो ये आम जनता की शिकायत सुनने का एक दरबार था, आमिर दीन यानी ए आम, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य नहीं था? धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान, केवल इस्लाम का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता? तो ये केवल इस्लाम का प्रचार करना अकबर का कभी उद्देश्य नहीं रहा, तो वो सभी को साथ में लेकर चलने वाला व्यक्ति था। मुगल साम्राज्य में एकमात्र मुझे ऐसा ही व्यक्ति लगा है जो सर्वधर्म संभाव की धारणा पर आधारित था। उसने किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था, ठीक है। थोड़ा बहुत उसका जो मुस्लिम धर्म है वो प्रभावी रहा था, परंतु उसने सभी धर्म को समान संरक्षण भी दिया था। राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज या रामकृष्ण मिशन या थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सती प्रथा की समाप्त करने वाले में किसका मुख्य योगदान रहा था? तो आप बताइए, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय, विवेकानंद। तो ये अपने कौन है? राजा राममोहन राय हैं। इनके योगदान से सती प्रथा का अंत किया गया था और ये राजा की उपाधि ने अकबर, जो मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय, ठीक है, इसने इसको राजा की उपाधि यानी राजा राममोहन राय को दी थी। और इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल जगह के, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ईश्वरचंद विद्यासागर किस सुधार के लिए प्रसिद्ध थे? बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा या छुआछूत। तो आपको पता है ईश्वरचंद विद्यासागर किससे विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। 1856 का समय में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, ठीक है, मतलब सॉरी, विधवा पुनर्विवाह करने पर जोर दिया गया था, यानी विधवाओं का जो पुनर्विवाह है वो हो समाप्त नहीं, उन्हें प्रेरित किया था विधवा को पुनर्विवाह करने पर, ठीक है, प्रेरणा दी थी इन्होंने। नेक्स्ट है, विद्यासागर की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय ने, मतलब किससे दी थी, सॉरी, विद्यासागर की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपको पता है ईश्वरचंद को ही विद्यासागर की उपाधि दी गई थी और राजा राममोहन को राजा की दी गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर क्या है? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा क्या था? आत्मनिर्भर भारत, सत्यमेव जयते, वंदे भारत या वापस चलो वेदों की ओर। तो हाँ, जो दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि वापस चलो वेदों की ओर लौटो का नारा या वापस चलो वेदों की ओर, ये नारा आपका दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट क्या है, रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? तो आपको सभी को पता है किसके गुरु थे, फिर भी आप देख लीजिए, विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, टैगोर। तो ये विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना भी आपके विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस किस धर्म चिंतन को मानते थे? बहुदेववाद, वेदांत, अद्वैतवाद, सभी धर्मों की एकतावाद। तो ये किस पर मानते थे? सभी धर्मों की एकता पर विश्वास करते थे जो रामकृष्ण परमहंस थे आपके, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी आप बताइए? 1893, 1897, 1885 और 1900। तो ये कब की गई थी? 1897 में आपकी रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म महासभा में किस भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ किया था? तो आप सभी को पता है 1893 में ये कहाँ गए थे? शिकागो। तो वहाँ पर आंसर क्या है? शिकागो, जो अमेरिका में है। वहाँ पर इन्होंने विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। और इनका काफ़ी ज़्यादा विश्व लेवल पर सम्मान हुआ और ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके थे वो वहाँ से आने के बाद। मुगल स्थापत्य शैली में किस तत्व का प्रमुख रूप से होता है? मतलब कौन सा जो शैली है उस तत्व का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? पैगोडा, स्तूप, गुंबद और मेहराब या तोरण। तो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो गुंबद और मेहराब है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया? हाँ, तो नए नए बच्चों के लिए ये नया क्वेश्चन होगा, परंतु पुराने जो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल सरल है। तो ये आपका किसने बनवाया था? अकबर है, बाबर है, शाहजहाँ है, औरंगजेब। तो आपको पता है शाहजहाँ ने अपनी बेगम जो मुमताज़ थी उनकी याद में ये ताजमहल बनवाया था। पहले इनकी कब्र कहाँ थी? बुरहानपुर, जो हमारे मध्य प्रदेश में है बुरहानपुर, वहाँ पर इनकी कब्र थी। वहाँ से फिर इनको लाया गया और ताजमहल में शिफ्ट किया गया था, ठीक है, इनकी बॉडी को। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं जो कि अकबर के फादर थे, इनका मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, बाबर ने, बेगा बेगम ने, जहांआरा ने। तो इनकी पत्नी थी बेगा बेगम। इन्होंने क्या बनाया था? अकबर जो हुमायूं का मकबरा बनवाया था और फिर जब बेगा बेगम मर गई थी तो उसके बाद अकबर ने इनका पूरा करवाया था, ठीक है, जो आपके दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो फतेहपुर जो सीकरी है, जो हमारे शासक थे वो कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ। तो अकबर थे। इन्होंने गुजरात विजय के बाद आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। तो ये फतेहपुर सीकरी में है, ध्यान रखना है। 1500 कुछ 72 में ये गुजरात विजय की थी। एक बार ध्यान रख लेना, मैंने शायद से 1800 कुछ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? बैजू बावरा, तानसेन, आमिर खुसरो, फैजाय खान। तो तानसेन एक संगीतज्ञ था अकबर के दरबार में,
ठीक है। तानसेन किस घराने से संबंधित था? दिल्ली घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना। तो ग्वालियर घराना। यहाँ पर तानसेन की क्या है, समाधि भी स्थित है और एक तानसेन का म्यूजियम भी स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है और इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? बाबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। तो औरंगजेब था, इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। खुद भी बहुत अच्छा बीड़ा वादक था, फिर भी इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये संगीत को सही तरीके से गायन करने वालों को प्रमोट करता था। अब वो जो भी अनाप शनाप मतलब कुछ भी गाने स्टार्ट करते तो औरंगजेब उस चीज़ों को मानता नहीं था। और नेक्स्ट है, संगीत राग मियाँ की मल्हार का निर्माण किसने किया था? तो संगीत राग हो गई आपकी, मियाँ की मल्हार हो गई, ये तानसेन ने इसका बनाया था, ठीक है, और इन दोनों का निर्माण किया था और ये आपका MPPSC प्री में भी पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न अपन जो कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुगल काल में दरबारी संगीत को सबसे अधिक प्रोत्साहन किसने दिया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो ये अकबर ने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया था आपका दरबारी संगीत जो होता था। अगर पूछा जाए चित्रकारी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किसने किया था? तो चित्रकारी को सबसे ज़्यादा प्रमोट आपकी कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर, इसने प्रमोट किया था, ठीक है। और औरंगजेब के बारे में बोला जाता है कि इसके दरबार में सबसे ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा चेंज कर लीजिए, हिंदू सैनिक थे। क्या थे? हिंदू सैनिक, ठीक है। भले ये मुस्लिम धर्म को ज़्यादा मानता था, परंतु सैनिक इसके सबसे ज़्यादा कौन थे? हिंदू थे औरंगजेब के। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको पता है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है। ये आपका किसका, मोहम्मद गौरी का क्या था? एक मुनाइब था या सेनापति बोल सकते हैं, ठीक है, लाहौर में जो पोस्टेड था, तो वहाँ से इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जब गौरी आपका मर जाता है उसके बाद। नेक्स्ट, और एक तरह का गुलाम था, दामाद मान लीजिए, गुलाम कह दीजिए, क्योंकि इसकी जो गौरी था उसकी पुत्री ने कुतुबुद्दीन ऐबक से शादी कर ली थी, तो उसका दामाद ही था जिसने गौरी की मृत्यु के बाद शासन स्थापित किया दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकता प्रणाली का उपयोग किस उद्देश्य किया जाता? धार्मिक प्रचार के लिए, भू राजस्व वसूली के लिए, सेना की भर्ती के लिए, वाणिज्यिक व्यापार के लिए। तो ये आपका भू राजस्व की वसूली के लिए एकता प्रणाली शुरुआत की थी, ठीक है, ध्यान रखना है। दीवाने रिसालत का संबंध किससे है? सैन्य मामले से। जो आपका इस तरह की जो टर्मोलॉजी है ना, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक अपन पूरा चार्ट लेके आएंगे जिसमें जितनी भी स्थापित की थी दीवाने रिसालत है, रसालत है, ठीक है, इस तरह के जो एकता प्रणाली है और आपका बहुत सारी चीज़ें स्थापित की थी, तो वो सभी अपन पढ़ने वाले हैं। सैन्य मामलों से, धार्मिक मामलों से, राजस्व मामलों से, न्यायिक मामलों से। तो क्या है? यह है धार्मिक मामलों से। रिसालत किससे थी? आपकी धार्मिक मामलों से संबंधित थी। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं है। इसका अपना धार्मिक विभाग, थोड़ा ऑप्शन ही गलत हो गया है, ये विदेश विभाग से है, ठीक है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और ऑप्शन की वजह से इसका आंसर गलत है, परंतु विदेश विभाग है, याद रखना है, धार्मिक विभाग नहीं है, रिसालत से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे प्रभावशाली दीवाने रियासत मंत्री कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, खिज़र खान, अमीर खुसरो, अलाउल मुल्क। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने आपका सबसे प्रभावशाली जो दीवानी रियासत का मंत्री था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो कौन सा? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी और इसके शासनकाल में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति गलत तौल ही नहीं सकता है या किसी के साथ धोखा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसा वो करेगा वैसा ही उसको दंड दिया जाता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ऐबक, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। तो इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, या फिर पारिस बोल लीजिएगा, वो आपका मतलब इसके बाद इल्तुतमिश ही शासन की गद्दी पर बैठा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र को ये मार देता है इल्तुतमिश, ठीक है। शुद्ध इस्लामी राज्य की संकल्पना किस सुल्तान ने दी थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये आपका कौन है? बलबन। और एक राजत्व का सिद्धांत भी किसने शुरू किया गया था? आपका जो बलबन का है, ठीक है, और बलबन ही है जिसने आपका जो तुर्कान चैलवारी जो ग्रुप था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था उसको समाप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में शाही दरबार को क्या कहा जाता? दरबार ए रॉयल,
दीवान खास, मजलिस शूरा, सुल्तानी सभा। तो आंसर क्या है इसका, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मजलिस शूरा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या, दीवान मुस्तक राज किसका प्रमुख था? न्याय विभाग का, पुलिस विभाग का, कर वसूली विभाग का, या फिर विदेशी मामले का? तो कर वसूली विभाग का क्या था, दीवान मुस्तक राज प्रमुख था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली सल्तनत में नायब का कार्य क्या था? धार्मिक सलाहकार, राजस्व प्रमुख, सुल्तान का प्रतिनिधि, सेना का प्रमुख। तो ये कौन होता था? नायब। नायब होता था आपका सुल्तान का प्रतिनिधि। तो आप लोगों को यकीन मानिए अच्छे प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रश्नों को अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में, 1608, 1611। तो बताइए कब हुई? 1600 में हुई थी। इस समय राजा कौन हुआ था? ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। तो अकबर इस समय कौन था? राजा था। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में राजा कौन था? आपका अकबर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। तो पहला कारखाना इनका जो स्थापित किया था व्यापारिक केंद्र, वो आपका क्या था? सूरत था। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में लड़ा गया था। कब? 1757 में, ध्यान रखना है। और इसमें जो बंगाल के नवाब थे वो पराजित हुए थे। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किसने युद्ध किया था? तो टीपू सुल्तान, मीर कासिम, नाना साहिब, सिराजुद्दौला। तो आपको सभी पता है सिराजुद्दौला इस युद्ध में लड़े थे क्योंकि इनका सम्मान कम कर दिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है। और ये पहले मुगलों से भी इनकी लड़ाई वगैरह हो गई थी। तो मतलब इन लोगों ने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया था। तो मुगलों की भी जो इनसे खिंड थी सिराजुद्दौला, इनका सपोर्ट नहीं किया। तो ये युद्ध में क्या हुए थे? पराजित हुए थे। अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे 1757 वाले युद्ध को। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला था? तो ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अब आने लगे हैं, पहले सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जो बंगाल है, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इन्हें कब मिली थी? प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर के युद्ध। तो ऑप्शन तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई सा है? तो बताइए, ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका कब हुआ था? 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ से जो अंग्रेज थे, इनकी सत्ता स्थायी रूप से स्थापित हो गई। क्या? स्थायी रूप से इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब यहाँ से ये लोग गवर्न करने लगे थे। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये आपका कब पारित किया गया था? 1773, 1784, 1813, 1853। तो ये 1773 का है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा कई सारी चीज़ों में बदलाव किया गया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में पारित हुआ? 1773, 84, 1793, 1813। तो 1784 में आपका ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें अपन लोग जो पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके कार्यकाल में लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त, जो 1793 का समय था जब स्टार्ट की गई थी कॉर्नवालिस ने। इसमें जो ज़मीन का मालिक माना था वो ज़मींदार था, उसको माना गया था, और वो पैसा कलेक्ट करके राजा को, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको देता था। ठीक है। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1833, 45, 53, 69। तो 53 में आपका भारत में जो रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसके अधीन कर दिया गया था? तो ब्रिटिश क्राउन, राजशाही के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो सबसे प्रसिद्ध स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो आपका रावी नदी के तट के किनारे है, रावी नदी। ठीक है। और हड़प्पा कहाँ था? सिंधु नदी के तट के किनारे। ठीक है, ध्यान रखना है। लोथल कहाँ है? आपका गुजरात में, समुद्र किनारे। ठीक है। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। और यहाँ पर जोते हुए खेत मिले हुए हैं, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हुई हैं इसलिए। और यहाँ पर सबसे पहला जो डॉकयार्ड बोले जाते हैं ना, डॉक यार्ड, यानी जो बंदरगाह था, वो लोथल में ही सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। मृतकों के टीले मृतकों के टीले आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ठीक है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा 2 है, 3 है, 4 है या 6 है। तो हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे पहला क्या है? ऋग्वेद, दूसरा
यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसके में 10 मंडल है। ठीक है, और 10वां मंडल क्या है? पुरुष सूक्त है। ठीक है, और 6वें मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, गया, कुशीनगर। तो बताइए कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया गया था। ठीक है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। लुम्बिनी तो वहाँ का उनका जन्म स्थान था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? विष्णुगुप्त ने, बाणभट्ट ने, कौटिल्य ने और पतंजलि ने। ये कौटिल्य ने, परंतु विष्णुगुप्त भी कौटिल्य का ही नाम था, परंतु ये वैसे ये और सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विष्णुगुप्त किसका? कौटिल्य का ही नाम है। ठीक है, तो ये सी इसका आंसर है, मतलब एक ही व्यक्ति है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और दशरथ। तो सबसे महान शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त भी था, अशोक भी था और दशरथ भी। तो महानता की बात कर रहे हैं, महानता सबसे ज़्यादा अशोक ने, क्योंकि इसने जो बौद्ध धर्म है वो अपना लिया था, और इसने आपका धम्म शुरू किया गया था, यानी सभी के साथ समान, मतलब सभी चीज़ों का उसमें कंसिडर किया गया था धम्म में, जो अशोक का धम्म है। ठीक है, नेक्स्ट है सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर के लिए, गुफा चित्र के लिए, स्तूप के लिए, मूर्ति के लिए, शिल्प के लिए। तो स्तूप के लिए। एक चीज़ और कहा जाता है, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। साथ में यहाँ पर कभी बुद्ध नहीं आए थे। ठीक है, याद रखना है, बुद्ध यहाँ पर नहीं आते, परंतु इनके जो 2 शिष्य थे उनकी अस्थि पंजे हैं वो इस स्तूप में रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। सांची ये कहाँ पर है? आपका रायसेन में। जो कहाँ पर है? रायसेन आपका मध्य प्रदेश में है। तो अपन ये क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करते चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखना है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कौन सा? मगध युद्ध, कलिंग युद्ध, अवंती युद्ध और विदिशा युद्ध। तो कलिंग का युद्ध हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस युद्ध हुआ था। यहाँ पर कई रक्त स्त्राव बहुत ज़्यादा किया गया था, मतलब रक्त बामन कह सकते हैं। यहाँ पर नदियाँ बह गई थी खून की कलिंग के युद्ध में। इतना भयंकर युद्ध था, और जो कलिंग की राजधानी थी तोषण थी। ठीक है, और उस समय जो राजा था सबसे प्रसिद्ध खारवेल नाम का राजा था, जो कलिंग नरेश से बोला जाता है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते वाक्य किस ग्रंथ में से लिया गया है? ऋग्वेद से, उपनिषद से, महाभारत से, मनुस्मृति से। तो ये आपका उपनिषद से है। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ है? और मुंडको उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। कौन सा? मुंडको उपनिषद, वहाँ से लिया गया। तो थोड़ा ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा हिंदू धर्म का ग्रंथ कौन सा है, तो मनुस्मृति है। ठीक है, पुराणों की संख्या पूछा जाए तो 18 पुराणों की संख्या है, 108 उपनिषदों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर आपका स्कंदगुप्त। तो ये कुमारगुप्त ने आपका क्या किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक विक्रमशिला है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल, पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसने की थी। थोड़ा ध्यान रखना है, अगर दोनों में आता है तो कन्फ्यूज़न करता है आप लोगों को, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलो, अपन ने बहुत सारे प्रश्न किए, लगभग 50 से अबव ही हैं, 175 या 75 के समथिंग अपन ने MCQs किए, जो अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह के प्रश्न अपन करते रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दो, आबकारी का दो या फिर रेलवे का दो, ग्रुप डी वाला दो, NTPC दो, जहाँ पर GK आती है, SSC का हो, तो आपके यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और लाइक, शेयर एंड बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन शीघ्र मिल जाए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।